हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस, कार्बन रेजिस्टेंसेस इनके बारे में पढ़ लिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का फार्मूला तो आपने 10th लेवल पे भी पढ़ा है, एक बार यहाँ रिवाइज हो जाएगा आपका। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस को सर्किट के वैरी कराने के लिए जोड़ा जाता है। और रेजिस्टेंसेस को कितने मैनर में जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स? दो मैनर में। नंबर 1, सीरीज मैनर। सीरीज मैनर में रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है? पहले रेजिस्टेंस के, ये पहला रेजिस्टेंस है, इसके नेक्स्ट एंड को दूसरे के पहले एंड से, फिर दूसरे के नेक्स्ट एंड को तीसरे के पहले से, इस प्रकार से एक दूसरे को ऐड करते चले जाते हैं। लास्ट में कॉम्बिनेशन के पहले एंड का कनेक्शन सेल या बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे का कनेक्शन सेल या बैटरी के निगेटिव से कर देते हैं। अब कॉमन बात क्या होगी? अगर मान लिया सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल या बैटरी से जो करंट ड्रॉ होगी, निकलेगी, वही करंट सब में फ्लो करेगी। करंट की वैल्यू सब में कॉमन होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सभी रेजिस्टेंसेस के एंड में अलग अलग होता है। मान लिया ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है और तीसरा R3 है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 है। इन तीनों का जो सम होगा वह सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल लगाएगा उसी के सम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन फॉर फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इन सारे रेजिस्टेंसेस को निकाल दिया जाए अगर, और केवल एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस जो इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दे अकेले, उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होगी अब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ओम के लॉ से, according to here V equal to V माने इस पॉइंट और इस पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वह इन सब के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V1 इक्वल टू, अब सब में करंट तो सेम है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, तो V इक्वल टू IR होता है। तो IR1, V2 इक्वल टू IR2
V3 इक्वल टू IR3। अब अगर इन तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा दें जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, तो जो करंट इन तीनों से होके जा रही थी वही उसे अकेले जाएगी और V पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में उसमें अप्लाई हो जाएगा। इफ R इक्विवेलेंट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस then V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इन वैल्यूज को V1, V2, V3 और V की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट इसकी जगह पे I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा I1 R1 प्लस IR1 सॉरी IR2 प्लस IR3। सब में I कॉमन आउट है, बाहर कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से सीरीज मैनर में दो या दो से अधिक अगर रजिस्टेंसेस आपस में ऐड किए गए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस उनके अलग अलग रजिस्टेंस वैल्यू के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। बातें जो यहाँ लर्न करनी है, सीरीज मैनर में सब में करंट की वैल्यू सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब दूसरा है पैरेलल मैनर। ये दूसरा है। पैरेलल मैनर में सारे रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर और लास्ट एंड को एक पॉइंट पर, अंत में कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को सेल के प्लस और माइनस से जोड़ देते हैं। अब जो करंट निकलेगी वो यहां पहुंचकर सब में अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बंट जाएगी। अगर इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, मतलब 2 ओम 2 ओम 2 ओम मान लो, तो सब में करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें, वही इसमें। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है तो उनके रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। मान लिया इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है और इसमें I3 करंट जा रही है। ये तीनों करंट यहाँ जाके सम होके I1 I2 I3 फिर I करंट बन जाएंगी, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट आपस में सम होके फिर यहाँ फ्लो करेंगी। अब पैरेलल मैनर में सभी रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू तो अलग अलग होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका तीनों का होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबका कॉमन हो जाएगा, करंट अलग अलग हो जाएगी। यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे तो यही आई करंट उसमें बहेगी। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ I1 की जगह पे V अपॉन R1, चूंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। ये ओम्स लॉ से लिख दिया गया, यहां सब में V कॉमन है, V से V कैंसल अप हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 ये पैरेलल मैनर हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, कट जाए, तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात केवल एक स्विच कहीं लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो सारे एक साथ बंद होंगे। अगर एक बल्ब, 2-3 बल्ब आपने लगाया है, एक ही स्विच से सब खुलेंगे और बंद होंगे। लेकिन पैरेलल मैनर में आप अलग अलग बल्ब्स के लिए अलग अलग स्विच दे सकते हैं, ये फ़ायदा है पैरेलल मैनर का। और सारे ऑपरेटर सेम वोल्टेज पे काम करते हैं। सीरीज मैनर में दीपावली या शादी के समय जो झालर या लड़ियाँ आप लोग लगाते हैं बल्बों की, सीरीज मैनर में लगते हैं। और आपके जो हाउस होल्ड सर्किट है वो किस मैनर में जोड़ी गई जाती है, पैरेलल मैनर में जोड़ी जाती है। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक अब फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, सेल। सेल क्या है? ए सेल इज ए डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electrical circuit to maintain a continuous flow of current in it। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। करंट फ्लो होने के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने पे ही चार्जेज एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करते हैं। तो सेल क्या करता है, सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच या ओवरऑल सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके नाते सर्किट में क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। सेल में होता क्या है स्टूडेंट्स? सेल में दो मेटेलिक रॉड या प्लेट्स होते हैं जिन्हें इस तरह से एक पॉजिटिव पे और एक निगेटिव और एक सलूशन में इन्हें डिप करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलिटिक सलूशन या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये दोनों टर्मिनल्स या प्लेट्स ऑफ द सेल कहलाते हैं। ये दोनों मेटल रॉड्स होते हैं या मेटल प्लेट्स होते हैं। अब हम वायर को कनेक्ट, अब इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? इस तरह से सेल का सिंबल होता है। प्लस टर्मिनल को थोड़ा बड़ा और माइनस टर्मिनल को थोड़ा छोटा, इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब जब हम किसी सर्किट में, मान लिया ये बल्ब है और ये मेरा सेल है, कनेक्ट कर देते हैं, तो
अब ये प्लस और ये माइनस, ये एंड हायर पोटेंशियल पे होता है, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है, और सेल में एक करंट क्या होती है, मेंटेन हो जाती है, सर्किट में करंट, और बल्ब ग्लो कर जाता है, बल्ब की ग्लोइंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से यह नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। अगली टॉपिक पढ़ेंगे ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन to move unit charge or to bring unit positive charge from one terminal to another terminal of the cell through whole circuit। मतलब एक टर्मिनल से सर्किट में होते हुए दूसरे टर्मिनल से होते हुए इस टर्मिनल तक कंप्लीट एक राउंड यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। यूं कह सकते हैं। दूसरा चीज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड माने स्विच ऑन है, आपने एक सर्किट जोड़ दिया तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच, यहां से बाहर बाहर यहां तक, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। ईएमएफ मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पूरे कंप्लीट सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हो वही ईएमएफ हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब हम सेल से किसी सर्किट को जोड़ देते हैं, मान लिया ये मेरा सेल है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों इसके टर्मिनल्स हैं, हमने यहां से एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। रेजिस्टेंस मीन्स कोई बल्ब हो सकता है। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में ये प्लस है, मान लो ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में चलते हैं। जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं इनमें करंट इलेक्ट्रॉनों के नाते फ्लो करती है, जबकि सेल के भीतर जो करंट फ्लो करती है वह इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के नाते फ्लो करती है। इसमें आयंस मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वे सबस्टांस होते हैं जिनको किसी एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोलने पर वह अपने आयनों में ब्रेक कर जाते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, जितनी एसिड्स हैं सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो अब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी घोल के अंदर आयनों के नाते फ्लो करती है, और जो ये वायर है इसमें किसके नाते फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉनों के नाते। तो जो घोल का ये सलूशन है यह इन आयनों के चलने का विरोध करता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यूं मान सकते हो कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन कंटीन्यूअस होता है ना, तो इसे स्मॉल r से डिनोट करेंगे। अगर I करंट सर्किट में फ्लो कर रही हो
तो यहाँ से यहाँ तक वायर जितना है, जो जितना रजिस्टेंस ये अप्लाई करेगा, इसे एक्सटर्नल रजिस्टेंस कहेंगे, एक्सटर्नल रजिस्टेंस। और घोल के या सेल के अंदर सॉल्यूशन में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, इसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और यहाँ इंटरनल रजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ अप्लाई हुआ? जो सॉल्यूशन है उसमें अप्लाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है, यहाँ बल्ब लगा दिए या कुछ लगा दिया आपने। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? यह पहला, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सेल के भीतर सॉल्यूशन भरा है, इसका नेचर कैसा है और उसका कंसंट्रेशन कैसा है, गाढ़ा है कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। दूसरा, इनके बीच की जो प्लेट डिस्टेंस है, टर्मिनल डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अगर दोनों टर्मिनल्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे भाई, जैसे वायर में लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के प्लेट सेपरेशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। सॉरी, इनवर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, मुंह से निकल गया। यानी इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और सेपरेशन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। और तीसरी चीज़, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, सेलों का आपसी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे।